डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपना जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है उसके ऊपर अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज जो थायराइड जो ग्लैंड है वो थाइमस ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है? थाइमस, विच इज अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये काफ़ी वर्सेटाइल भी होती हैं और इस जो ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो ये अल्टीमेटली सेल मीडिएट इम्यूनिटी जो होती है, इम्यूनिटी से रिलेटेड होती है। इनफैक्ट ये टोटल इम्यूनिटी से भी रिलेटेड होती है। टोटल इम्यूनिटी या एडप्टिव जो इम्यूनिटी होती है से रिलेटेड होती है। मतलब कि थाइमस जो ग्लैंड है वो मोस्टली सेल मीडिएट इम्यूनिटी या आपकी टोटल इम्यूनिटी या एडप्टिव इम्यूनिटी से क्या होती हैं? रिलेटेड होती हैं। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। थाइमस ग्लैंड जो है इसका जो ओरिजिन की अगर अपन बात करते हैं, इसका अगर फर्स्ट पॉइंट की अपन बात करें जो है कि ओरिजिन, अगर इसके ओरिजिन की बात करते हैं तो ओरिजिन इसका एंडोडर्मल होता है। ओरिजिन कैसा होता है? एंडोडर्मल होता है। कैसा होता है? एंडोडर्म से ये डेरिवेटिव्स होकर बनती हैं। अगर आप लोग इसकी पोजीशन देखें, क्या देखें? पोजीशन की बात करते हैं तो पोजीशन में अगर आप इसकी बात करेंगे तो पोजीशन में क्या होगा कि ये अपना मतलब कि थोरेसिक कैविटी के सामने जो सबसे सामने वाली जो बोन होती है, जो ऊपर से कॉलर बोन से जुड़ी रहती है और नीचे रिब से इस जुड़ी रहती है, जिसको स्टर्नम कहते हैं। इसके नीचे का जो पार्ट होता है उसको मीडियास्टाइनम कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडियास्टाइनम कहते हैं। और मीडियास्टाइनम में ये हार्ट और महाधमनी के आगे, जिसे एरोटा कहते हैं, उसके आगे दो लोब्स बनी होती हैं और दो लोब होते हैं जो इसके आगे होते हैं। तो ये इसकी पोजीशन एक्चुअल में क्या हो गई? वेंट्रल टू द हार्ट। कैसी हो गई? वेंट्रल टू द हार्ट। वेंट्रल टू द हार्ट हो गई, यानी कि हार्ट के पृष्ठ सतह पर होती है। किसके ऊपर? जो हृदय है, हृदय के पृष्ठ सतह पर, यानी कि हृदय के आगे यानी आगे की तरफ होती है। बात समझ में आ रही है? वेंट्रल टू द हार्ट होती है। एक चीज मैं यहाँ पे आपको क्लियर करवा देना चाहता हूं कि जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में हृदय के अधर सतह पर लिखा हुआ है। किस सतह पर लिखा हुआ है? अधर सतह पर लिखा हुआ है, जो कि गलत है। इसको हमको थोड़ा सा इंप्रूव करना है। ये वेंट्रल टू द हार्ट होता है। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये वेंट्रल टू द हार्ट होती है, हार्ट के आगे होती है। आपको एक ब्रोंकस दिख रहा है, ब्रोंकस के ऊपर की तरफ आपको ये जहां पर दोनों पार्ट्स में डिवाइड होती है वो हार्ट के ऊपर, एरोटा के आगे, हार्ट के ऊपर और एरोटा के आगे, हार्ट से थोड़ा सा आगे की तरफ होती है, इसलिए ये वेंट्रल टू द हार्ट होती है। कैसे होती है? वेंट्रल टू द हार्ट है, वेंट्रल की पृष्ठ सतह पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर आप लोग इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, किसकी बात करें? अगर हम लोग इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो एक्चुअल में क्या होता है? थाइमस ग्लैंड दो लोब से बनी होती है। कितने लोब से बनी होती है? दो लोब से बनी होती हैं। ठीक है, इसके दो लोब होते हैं और दोनों लोब्स आपस में जुड़े रहते हैं। इनके बीच में क्या होते हैं? संयोजी ऊतक पाया जाता है। इस दोनों लोब्स के अंदर ऐसे छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं। ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं? लोब्यूल्स होते हैं। और इन लोब्यूल्स के बीच में क्या भरा रहता है? संयोजी ऊतक भरा रहता है। क्या भरा रहता है? संयोजी ऊतक भरा रहता है। इन लोब्यूल्स के बीच में क्या भरा रहता है? संयोजी ऊतक भरा रहता है। कई बार ये संयोजी ऊतक की क्या होती है? अतिवृद्धियां हो जाती है, एक्सटेंशन हो जाता है, जिसे ट्रेम्बेकुली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रेम्बेकुली कहा जाता है। ये वाला जो है इसका क्या है? राइट लोब है। ये क्या है? राइट लोब है। और ये वाला कौन सा होता है? लेफ्ट लोब होता है। और ये बीच में जो आपको राउंडेड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? लोब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? और लोब्यूल्स, दो लोब्यूल्स के बीच का जो पार्ट होता है, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? सेप्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेप्टा कहा जाता है। ये एक थाइमस ग्लैंड की ग्रॉस एनाटॉमी होती है। थाइमस ग्लैंड की क्या होती है? ग्रॉस एनाटॉमी होती है, जो आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर हम लोग इसके माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के ऊपर डिस्कस करें, अगर इसकी हम लोग माइक्रोस्कोपिक सेक्शन लेकर इसका माइक्रोस्कोपिक सेक्शन देखते हैं तो इसका माइक्रोस्कोपिक सेक्शन में हमको कौन कौन से पार्ट दिखाई देते हैं? देखिए, थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको बताना चाहता हूं।
अगर इसका माइक्रोस्कोपिक सेक्शन देखेंगे आप लोग, तो माइक्रोस्कोपिक सेक्शन के अंदर इसको दो पार्ट आपको दिखाई देंगे। कितने पार्ट दिखाई देंगे? एक तो जो ऊपर वाला पार्ट है, इसका जो पेरिफेरल पार्ट होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है। इसका जो पेरिफेरल पार्ट जो होता है वो कैसा होता है? डार्क होता है। और इसका इनर पार्ट जो होता है वो थोड़ा सा लाइटिश कलर वाला होता है। ठीक है, दिख रहा है आपको? जो मैंने दोनों अलग अलग कलर से ड्रॉ किया है, आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से बोर्ड पे। इसका जो ये पेरिफेरल पार्ट होता है, इस पार्ट को हम लोग कोर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, कौन सा पार्ट कहते हैं? कोर्टेक्स पार्ट कहते हैं। इसका जो बीच वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेड्यूला कहते हैं। क्या कहते हैं? मेड्यूला कहते हैं। ठीक है, इसके कोर्टेक्स पार्ट के अंदर, कोर्टेक्स वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर क्या होता है? एपिथेलियल सेल, मैक्रोफेज सेल और लिम्फोसाइट सेल्स होती है। कौन कौन सी सेल होती है? एपिथेलियल सेल्स होती हैं। ठीक है, एपिथेलियल सेल पाई जाती हैं, मैक्रोफेजिक सेल्स पाई जाती हैं, बड़े आकार की सेल्स होती हैं, और कुछ सेल्स इसके अंदर कैसी होती हैं? लिम्फोसाइट सेल्स होती है। कैसी सेल्स होती हैं? लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं इसके कोर्टेक्स पार्ट के अंदर। कौन से पार्ट के अंदर? कोर्टेक्स पार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक तो कौन सी सेल्स होगी? एपिथेलियल, एपिथेलियल सेल होगी। ये कौन सी है? लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट सेल हो गई। और ये कौन सी सेल हो जाएगी? मैक्रोफेज, मैक्रोफेज सेल्स होती हैं। आगे मेरी बात समझ में? तो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, इसका जो दो पार्ट्स होता है, अगर इसका माइक्रोस्कोपिक सेक्शन आप लेंगे तो माइक्रोस्कोपिक सेक्शन में आपको दो पार्ट दिखाएंगे। इसका जो पेरिफेरल पार्ट यानी परिधीय भाग जो है वो कैसा होगा? डार्क कलर का होगा। कैसे कलर का होगा? डार्क कलर का होगा। सेंट्रल पार्ट जो होगा थोड़ा सा लाइटिश कलर का होगा। डार्क कलर वाला जो पेरिफेरल पार्ट होता है उसको कोर्टेक्स या वल्कुट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्टेक्स या वल्कुट कहा जाता है। और मिडल पार्ट जो होता है उसको मेडुला या मध्यांश कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यांश कहते हैं। ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब उसके कोर्टेक्स पार्ट के अंदर तीन प्रकार की सेल होती है। एक तो एपिथेलियल, जिसको आपको उपकला कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? उपकला कोशिका कहा जाता है। और दूसरा जो ये मैक्रोफेज सेल होती है, और तीसरी जो होती है लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं। इसके जो मेडुला वाले पार्ट में कुछ ऐसे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मेडुला वाले पार्ट के अंदर छोटे छोटे ऐसे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन व्यू। अगर आप एग्जामिनेशन व्यू के हिसाब से इसको देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ये जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स वाले पार्ट होते हैं, इन ग्रेन्यूल्स को क्या कहा जाता है? हेजाल्स कार्पसल्स, हेजाल्स कार्पशल। क्या कहते हैं? हेजल कणिकाएं। इनको क्या कहा जाता है? हेजल कणिकाएं कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि हेजल कणिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो हेजल कणिकाएं कहाँ पाई जाती है? थाइमस के मेडुला में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? थाइमस के मेडुला में पाई जाती है। तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। मैंने आपको बताया कि इसका जो ओरिजिन होता है वो ओरिजिन कैसा होता है? एंडोडर्मल होता है। इसकी पोजीशन अगर आपने देखी तो पोजीशन मैंने आपको बताया कि मीडिया स्ट्रीनल जो स्पेस होता है उसमें स्टर्नम के पीछे और डोर्सल एरोटा और हार्ट के आगे, महाधमनी और हार्ट के आगे की तरफ होता है। आगे की तरफ होता है यानी वेंट्रल टू द हार्ट होता है। कैसा होता है? अगर आपने इसकी स्ट्रक्चर देखे तो इसमें दो लोब होते हैं। ये दोनों लोब जो है संयोजी ऊतक से जुड़े रहते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं। ये लोब्यूल्स बनने का कारण क्या होता है कि जो संयोजी ऊतक कई बार एक्सटेंड हो जाता है, जिन्हें ट्रेम्बेक्यूली कहते हैं। इसकी वजह से ये लोब जो होते हैं लोब्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं। किसमें डिवाइड हो जाते हैं? लोब्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, दो लोब्यूल्स के बीच का जो पार्ट होता है उसको आप लोग क्या कहते हैं? सेप्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? सेप्टा कहते हैं। ठीक है, इसमें दो लोब है, एक राइट लोब है और एक कौन सा लोब है? लेफ्ट लोब है। ठीक है, अगर आपने माइक्रोस्कोपिक इसका स्ट्रक्चर देखे तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के अंदर आपको दिख रहा है कि इसके अंदर दो पार्ट है। एक तो पेरिफेरल पार्ट है, दूसरा कौन सा पार्ट है? इसका मेडुला वाला पार्ट है। ठीक है, कोर्टेक्स पार्ट पेरिफेरल हो गया, बीच वाला पार्ट जो हो गया मेडुला हो गया। इसके कोर्टेक्स पार्ट में आपको तीन प्रकार की सेल बताई मैंने। एक तो एपिथेलियल सेल, दूसरी मैक्रोफेजिक सेल और तीसरी लिम्फोसाइट होती है। कौन सी होती है? लिम्फोसाइट होती है। इसका जो मेडुला वाला जो पार्ट होता है, इस मेडुला वाले पार्ट के अंदर छोटे छोटे कार्पसल्स पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? थाइमस कार्पसल्स या हेजाल्स कार्पसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेजाल्स कार्पसल्स कहते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू। आपको ये याद रखना है कि हेजल्स पार्टिकल्स कहाँ पाए जाते हैं, कार्पसल्स कहाँ पाए जाते हैं। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपना कि इससे कौन से हार्मोन का सिक्रेशन
होता है। तो थाइमस ग्लैंड जो होती है, थाइमस ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं उनको थाइमोसिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थाइमस ग्लैंड से सिक्रेट होने वाले हार्मोन को हम क्या कहते हैं? थाइमोसिन कहते हैं। क्लियर? तो इसके जो हार्मोन है, वो हार्मोन जो है, हार्मोन जो सिक्रेट होते हैं उन हार्मोन को क्या कहते हैं? थाइमोसिन कहते हैं। यानी कि थाइमस ग्लैंड से सिक्रेट होने वाले जो हार्मोन है उनको क्या कहा जाता है? थाइमोसिन कहा जाता है। थाइमोसिन जो हार्मोन होता है मैं आपको बता देता हूं, पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये पेप्टाइड नेचर का हार्मोन होता है। इसका नेचर कैसा होता है? पेप्टाइड नेचर का हार्मोन होता है। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखने वाली बात है कि थाइमोसिन हार्मोन का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? पेप्टाइड नेचर का ये हार्मोन होता है। और ये कौन सी सेल से सिक्रेट होता है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थाइमस ग्लैंड जो है वो एपिथेलियल जो सेल होती है, एपिथेलियल सेल यानी कि कौन सी कोशिकाओं से? उपकला कोशिका से। कौन सी कोशिका से? उपकला कोशिका से स्त्रावित होता है। दिस हार्मोन इज सिक्रेट बाय द एपिथेलियल सेल ऑफ द थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड की एपिथेलियल सेल से ये सिक्रेट होता है, जो कि एक प्रकार की ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं। इन ये क्या करती हैं? थाइमस हार्मोन का सिक्रेशन करती है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द थाइमस हार्मोन। थाइमस के हार्मोन का फंक्शन क्या है? जनरली मैंने आपको इनिशिएट में बता दिया था कि थाइमस इज रिलेटेड टू द सेल मीडिएट इम्यूनिटी या इम्यूनिटी या एडाप्टिव इम्यूनिटी। यानी कि जनरली ये जो ग्लैंड है वो किससे रिलेटेड होती है? सेल मीडिएट इम्यूनिटी से रिलेटेड होती है। तो ये थाइमोसिन जो है, थाइमोसिन क्या प्रोवाइड करवाता है? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? कैसे रेस्पॉन्सिबल है जरा देखिए इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए जो प्रीनेटल और पोस्टनेटल यानी कि आफ्टर बिफोर बर्थ एंड आफ्टर बर्थ, बर्थ से थोड़ा पहले यानी कि बर्थ से थोड़ा पहले और थोड़ा बाद की बात है। यानी कि थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद की बात है। ये जो थाइमोसिन है क्या काम करेगा, इसकी मैं आपको बात बताता हूं। थाइमोसिन क्या काम करता है कि आपकी जो हमारी जो बोन मेरो होती है, बोन मेरो जो होती है, बोन मेरो में किसका फॉर्मेशन होता है? लिम्फोसाइट का सिंथेसिस होता है। किसका? जो लिम्फोसाइट होती है उसका सिंथेसिस होता है। ये लिम्फोसाइट ट्रेवल करती है ब्लड के साथ, ब्लड में आती है और ब्लड के साथ ये कहां पहुंच जाती है? थाइमस ग्लैंड में। कौन सी ग्लैंड में पहुंच जाती है? अब थाइमस ग्लैंड में इसका क्या होगा? थाइमस ग्लैंड में इन लिम्फोसाइट का, किनका? ये जो लिम्फोसाइट ब्लड के साथ आई थी इनका क्या होगा? प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होगी। क्या होगी? प्रोसेसिंग होगी। एंड किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनको? टी लिम्फोसाइट में। किसमें? टी लिम्फोसाइट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। टी लिम्फोसाइट, टी का मतलब होता है थाइमस, यानी कि थाइमस में मैच्योर हुई है ये ग्लैंड को, ये सेल कहां मैच्योर हुई है? थाइमस में। और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है भाई? ये आपका थाइमोसिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहां पर एक चीज समझने वाली है कि ये जो प्रोसेसिंग होती है इसमें क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? ये जो थाइमस ग्लैंड में ये जो प्रोसेसिंग हुई इसमें क्या किया जाता है? इसमें ये किया जाता है कि इन लिम्फोसाइट को एक्सपोज किया जाता है, एक्सपोज टू द बॉडी सेल। क्या किया जाता है? बॉडी की सेल्स के सामने इनको क्या किया जाता है? एक्सपोज किया जाता है। या बॉडी सेल या सेल्फ एंटीजन हम लोग ऐसे बोलते हैं, सेल्फ एंटीजन, यानी कि अपने शरीर की जो एंटीजेंस होती हैं उनको उनका सामना करवाया जाता है ताकि ये इन फ्यूचर ये अपने बॉडी के एंटीजन को आइडेंटिफाई कर सके और उनके खिलाफ कोई इम्यून एक्शन ना ले। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से बचने के लिए यहाँ पर क्या करवाई जाती है? प्रोसेसिंग करवाई जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उससे बनने वाली जो सेल्स होती है उनको बाद में क्या बोलोगे आप लोग? टी लिम्फोसाइट। एज वेल यू नो द टी लिम्फोसाइट जो है वो टी किलर, ठीक है, टी हेल्पर, टी सप्रेशर, तीन प्रकार की टी लिम्फोसाइट होती है। टी साइटोकाइनिन लिम्फोसाइट, टी हेल्पर, टी सप्रेशर, तीन प्रकार की लिम्फोसाइट होती है अपनी बॉडी के अंदर।
ठीक है। ये तीनों प्रकार के लिम्फोसाइट यहाँ पर सिंथेसाइज होने के बाद, सॉरी मैच्योर होने के बाद में इन्हें लिम्फ नोड में, जैसे पैर पे चीज होते हैं, टॉन्सिल्स होते हैं, वहां पर इनको क्या कर दिया जाता है, माइग्रेट कर दिया जाता है स्प्लीन वगैरह के अंदर, जहां पर फिर जरूरत पड़ने पर हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने क्या बोला कि थाइमस ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले जितने भी हार्मोन है उनको हम लोग क्या कहते हैं, थाइमोसिन कहते हैं। थाइमोसिन एपिथेलियल सेल से सीक्रेट होता है। कहां से सीक्रेट होता है, इसका नेचर कैसा होता है, पेप्टाइड नेचर होता है। कैसा नेचर होता है, पेप्टाइड नेचर होता है। थाइमोसिन जो है वो क्या काम करवाता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने का काम करता है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया, द थाइमस ग्लैंड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सेल मीडिएट इम्यूनिटी एंड इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी। अगर हम लोग बात करते हैं प्रीनेटल और पोस्टनेटल की, यानी बर्थ से थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद के टाइम की बात करते हैं, तो हमारी जो बोन मैरो होती है, बोन मैरो के अंदर क्या होती है कि जो लिम्फोसाइट का डेवलपमेंट होता है, और वो लिम्फोसाइट क्या होती है, ब्लड के थ्रू थाइमस ग्लैंड में पहुंच जाती है, जहां पर इसका प्रोसेसिंग होता है, देन टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है। अभी कुछ दिनों पहले एक एग्जाम हुआ था, वहां पर ये क्वेश्चन आया था, वेयर इज टी लिम्फोसाइट इज प्रोसेस्ड, वेयर इज टी लिम्फोसाइट इज प्रोसेस्ड। तो आपका आंसर क्या होगा, थाइमस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होगा, थाइमस ग्लैंड। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि थाइमस ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन का फंक्शन क्या है। अगला पॉइंट थाइमस ग्लैंड का ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि थाइमस ग्लैंड जो होती है, इट गेट रिड्यूस विद द एज, यानी कि जैसे जैसे आदमी की आयु बढ़ेगी, उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे थाइमस ग्रंथि का जो आकार है वो कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो यहां पर मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, इट गेट रिड्यूस विथ एज, यानी कि एज के साथ, किसके साथ, आयु के साथ हम बात करें, आयु के साथ आकार जो है वो क्या होता है, कम होता है। अगर हम लोग मतलब कि जब बर्थ होता है उस समय अगर इसकी बात करें, इसके आकार की, इसके समय, बर्थ के समय इसके आकार की बात करें, तो ये अप्रोक्सीमेट 15 ग्राम की होती है। कितने ग्राम की होती है, और प्यूबर्टी के समय थोड़ी सी इसकी साइज बढ़ जाती है। प्यूबर्टी के समय अगर हम देखें तो ये लगभग 35 से 40 ग्राम की हो जाती है। कितने ग्राम की हो जाती है, 35 से 40 ग्राम की हो जाती है। उसके बाद में इसकी साइज धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाती है, रिग्रेस होना शुरू हो जाती है। क्या होना शुरू हो जाती है, 25 ईयर की बात करें आप लोग, 25 ईयर एडल्ट की अगर अपन बात करें, तो यहाँ पर इसकी साइज होगी 25 ग्राम, 25 ग्राम अप्रोक्सीमेटली इसकी साइज कितनी होगी, 25 ग्राम होगी। अगर इसकी साइज का ग्राफ देखें तो धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है, ठीक है। अगर 60 ईयर पे बात करें हम लोग, इसके ऊपर बात करें, 60 ईयर पे बात करें, तो ये लेस देन 15 ग्राम, लेस देन 15 ग्राम होती है। और 70 ईयर की अगर आप बात करोगे, तो 70 ईयर पर अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगी, एज लो एज 5 ग्राम, यानी कि साइज जो है, इसके आकार है इस थाइमस ग्रंथि का, वो थाइमस ग्रंथि का जो आकार है, थाइमस ग्लैंड का जो आकार है, वो उम्र के साथ रिड्यूस होता है। क्या होता है, उम्र के साथ रिड्यूस होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग इस थाइमस ग्रंथि का फंक्शंस देखें तो ये क्या करती है, एजिंग को रिटार्ड कर देती है। क्या कर देती है, इसका एक और काम है, एजिंग को क्या करती है, रिटार्ड करती है। कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि ये एजिंग को रिटार्ड भी करती हैं। और कुछ इसके जो थाइमस ग्लैंड होती है, वो जो गोनाड्स होते हैं, गोनाड्स को मैच्योरेशन का भी काम करती है। गोनाड्स के मैच्योरेशन को भी क्या करती है, इंड्यूस करती है, हेल्प करने का काम करती है। तो मैंने आपको इसके फंक्शन बताए, थाइमोसिन हार्मोन का जो फंक्शन है वो क्या क्या थे। एक तो इम्यूनिटी को क्या करेगा, टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करेगा। दूसरा क्या करता है, एजिंग रिटार्ड करवाता है। गोनाड्स को क्या करवाता है, ये मैच्योरेशन करवाता है। क्या करवाता है, गोनाड्स का मैच्योरेशन करवाता है। एक स्पेसिफिक आपको मैंने जो फैक्ट बताया था कि थाइमस ग्लैंड जो है वो क्या हो जाती है, एज के साथ क्या होना हो जाती है, रिड्यूस होती है। एज के साथ रिड्यूस होती है, इसलिए रिड्यूस होना बहुत जरूरी है। अगर रिड्यूस नहीं होगी तो उसका गोनेडल मैच्योरेशन भी नहीं आएगा, और गोनेडल मैच्योरेशन नहीं आएगा तो मे बी फर्टिलिटी जो है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो सकती है, फर्टिलिटी रिड्यूस हो सकती है। हालांकि इनका कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर थाइमस ग्लैंड का सिक्रेशन कम नहीं होगा फ्यूचर के अंदर, या जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो गोनेडल मैच्योरेशन नहीं होगा, फर्टिलिटी जो है
अब वो बहुत कम हो जाएगी, फर्टिलिटी जो है बहुत कम हो जाएगी। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि थाइमस ग्लैंड जो है, थाइमस ग्लैंड कई बार क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर अगर कोई सर्जरी करवानी होती है, कोई जैसे हार्ट सर्जरी करवानी होती है, तो मैं भी उसको थाइमस ग्लैंड को बाहर निकालना पड़ता है, उसको भी सर्जरी से बाहर निकालना पड़ता है। तो उसके बहुत सारे डिसऑर्डर्स अगर बच्चे के अंदर आते हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर थाइमस ग्लैंड जो है स्टार्ट में इसकी साइज बड़ी होती है और ये थाइमोसिन का सिक्रेशन करती है। रीजन क्या होता है कि उसको मदर से मिलने वाली जो इम्यूनिटी है, मदर से मिलने वाला जो पैसिव इम्यूनाइजेशन होता है, उसके मिल्क में जो IgA आता है, वो IgA इतना सफिशिएंट नहीं होता कि वो उसको डिजीज से क्या करवा सके, रेजिस्ट करवा सके। सो दैट्स व्हाई थाइमस जो ग्लैंड होती है उसका साइज थोड़ा सा बचपन में बड़ा होता है। साइज क्या होता है, ताकि वो क्या कर सके, अप्रोप्रिएट क्वांटिटी के अंदर किसका सिक्रेशन कर सके, थाइमोसिन का सिक्रेशन कर सके, और उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन या T सेल्स का प्रोडक्शन हो सके। मैंने आपको बताया कि ये जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है, यानी कि ये HMI और CMI, सेल मीडिएट और ह्यूमरल मीडिएट, दोनों इम्यूनिटी पर फंक्शन करती है। मतलब ये एक प्रकार का कोऑपरेटिव फंक्शन होता है। क्या होता है, कोऑपरेटिव फंक्शन होता है। इसलिए हमने लिखा था ये एडेप्टिव इम्यूनिटी के ऊपर भी क्या करती है, एडेप्टिव इम्यूनिटी से भी ये रिलेटेड होती है। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी मतलब कि लेस सिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन से क्या होता है, यानी कि डिसफंक्शन ऑफ द थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड के कौन कौन से डिसफंक्शन है। अब हम लोग बात करते हैं थाइमस ग्लैंड के डिसफंक्शन के ऊपर कि इसके डिसफंक्शन कौन कौन से हैं। तो थाइमस ग्लैंड के जो डिसफंक्शन है उनकी अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो डिसफंक्शन ऑफ थाइमस ग्लैंड, इसके क्या डिसफंक्शन ऑफ थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड के दो डिसफंक्शन हो सकते हैं, या तो हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है या लो सेंसिटिविटी हो सकती है। अगर इसके डिसफंक्शन की बात करेंगे तो एक तो होती है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी जब होगी तो हाइपर सेंसिटिविटी में कौन सी कंडीशन में होगी, एलर्जी वाली कंडीशन में होगी। कौन सी कंडीशन में होगी, जब बॉडी के अंदर एलर्जी कंडीशन आएगी तो अपनी बॉडी के अंदर एक एंटीबॉडी होगा IgE, ठीक है, ये एक्टिव हो जाएगा और ये एक्टिव होकर किसके ऊपर इफेक्ट डालेगा, या तो मास्ट सेल पर, किसके ऊपर, मास्ट सेल पर, या किसके ऊपर, बेसोफिल सेल पर। बेसोफिल जो सेल बनवाएगा जिन्हें आप लोग क्या कहते हैं, हिस्टामिन, प्रोटामिन, सेरोटोनिन वगैरह जो है, जब वो एलर्जी वाली कंडीशन में आएगी तब IgE एक्टिवेट हो जाएगी और वो किसके ऊपर सिक्रेशन करवाएगी, किसका, मास्ट सेल से और बेसोफिल सेल से आपको क्या सिक्रेट करवाएगी, कुछ केमिकल सिक्रेशन करवाएगी जो एलर्जी के टाइम में सिक्रेट होते हैं, जैसे हिस्टामिन है, प्रोटामिन है, सेरोटोनिन है, ठीक है, उनका सिक्रेशन, हेपेरिन है, इनका सिक्रेशन करवाती है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि दूसरा जो इसका फंक्शन है वो क्या है, डिसफंक्शन क्या है, इम्यून डेफिशिएंसी। इम्यून डेफिशिएंसी हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग किसका देखते हैं, HIV का एग्जांपल देखते हैं। HIV क्या होता है, जिसे आप लोग ह्यूमन इम्यूनो वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनो वायरस कहते हैं। ये ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो होता है अपने बॉडी की जो CD4 T सेल जो होती है उसके ऊपर क्या करता है, अटैक करता है, जिससे क्या होता है कि CD4 T सेल जब कम होती है, CD4 सेल या T सेल होती है जिसको हम लोग T हेल्पर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, T हेल्पर सेल भी कहा जाता है। ये जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो इनका संख्या कम हो जाएगी, इनकी संख्या कम हो जाएगी तो अपनी बॉडी की जो CMI है, CMI यानी सेल मीडिएट इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी, इसके अंदर एंटीबॉडी बनती है बी लिम्फोसाइट से, है ना, ये दोनों की दोनों ही क्या हो जाएगी, रिग्रेस हो जाएगी। रिग्रेस होने से क्या होगा कि क्या होगा, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम आएंगे, जिसको हम लोग जनरली क्या कहते हैं, एड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम आता है। कौन सा आता है, इस लेवल पर आप इसका एक और डिसफंक्शन पढ़ते हैं, SCID, जिसको सीवियर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीवियर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है उसके बहुत सारे रीजन है। इसका मेन बेसिक रीजन जो है जनरली ये क्या होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव फैक्टर के कारण होता है। किसके कारण होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव के कारण होता है। ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव मतलब कि क्रोमोसोम यानी एक्स गुणसूत्र से जुड़ी हुई अप्रभावी जीन के कारण होने वाली बीमारी है। लेकिन इसके लिए एक मेनली रेस्पॉन्स जो होता है वो क्या होता है,
एडीए एंजाइम होता है, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम जो होता है, इसकी कमी के कारण क्या होता है कि बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन नहीं होता है। एडीए जो एंजाइम होता है, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, जिसके बारे में आप इस लेवल पर पढ़ते हैं, हम लोग इसके बारे में बाद में बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे जब हम लोग इसके ऊपर आएंगे। व्हाट इज मतलब सीवियर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये क्या होता है, क्या एक्स-लिंक्ड रिसेसिव होता है, जब हम लोग जेनेटिक पढ़ेंगे तब इसके ऊपर बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं अभी आपको ब्रीफली बता रहा हूं कि इसके इम्यूनोडेफिशिएंसी से क्या एक प्रॉब्लम होती है, इसके इम्यूनोडेफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम होती है। एडीए एडिनोसिन डीएमिनेज का सिंथेसिस नहीं होता, और एडिनोसिन डीएमिनेज का सिंथेसिस नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, लिम्फोसाइट जो है वो मैच्योर नहीं होंगे। क्या होंगे, लिम्फोसाइट जो है वो मैच्योर नहीं होंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसका इम्यून सिस्टम जो है वो रिग्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इम्यून सिस्टम रिग्रेस हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग जनरली आजकल एक टेक्निक काम में लेते हैं, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी से हम लोग करते हैं, हालांकि बाद में हम लोग इसके ऊपर बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे कि कैसे ये करते हैं, है ना। प्लाज्मा थेरेपी, जीन थेरेपी, बहुत सारी थेरेपियां हैं, इनके ऊपर हम लोग अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग इस टॉपिक पर आएंगे। एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसकी हाइपर सेंसिटिविटी से, यानी हाइपर सिक्रेशन से एक प्रॉब्लम हो जाती है। हाइपर सिक्रेशन से क्या होता है, हाइपर सिक्रेशन से इसके कारण क्या हो जाता है कि जो न्यूरॉन्स होती हैं, और न्यूरॉन्स और जहां पे मसल्स, जहां पे न्यूरॉन्स और मसल्स आपस में अटैच होती है, यानी मसल्स और न्यूरॉन्स, यानी कि मसल्स प्लस द न्यूरॉन, जहां पर जंक्शन होता है इन दोनों का, क्या होता है, जंक्शन, जहां पर न्यूरॉन मसल्स का जंक्शन होता है, तो इस पे हाइपर सिक्रेशन के कारण इस जंक्शन के खिलाफ क्या बन जाती है, एंटीबॉडी बन जाती है। क्या बन जाती है, एंटीबॉडी बन जाती है, और मसल्स धीरे धीरे क्या हो जाती है, खत्म होना शुरू हो जाती है, जिसको हम लोग जनरली क्या कहते हैं, माइस्थेनिया ग्रेविस कहते हैं। क्या कहते हैं, माइस्थेनिया ग्रेविस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइस्थेनिया ग्रेविस कहा जाता है। ये ऑटोसोम डिसऑर्डर भी होता है माइस्थेनिया ग्रेविस, इसके लिए हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। हालांकि ये हाइपर सिक्रेशन ऑफ थाइमोसिन के कारण होती है। हाइपर सिक्रेशन थाइमोसिन का जब होगा, जब क्या होगा कि मसल्स और जहां पे न्यूरॉन्स का जंक्शन होता है, वहां पर उसके खिलाफ क्या बन जाती है, एंटीबॉडी बन जाती है, और जिसकी वजह से ये एक डिसऑर्डर आता है जिसको हम लोग माइस्थेनिया ग्रेविस कहते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये जो डिस्कशन है समझ में आया होगा। जब भी मैं नेक्स्ट आऊंगा तो एक नई एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू।